चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज के दिन यहां पर राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और विश्व। लेकिन मैं आज आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। मुख्य वक्ता आज मैं नहीं रहूंगा, मुख्य वक्ता आज देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे, जो 12:40 पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए आज हमको बेताबी से इंतजार अपने प्रधानमंत्री जी के संदेश का करना है। मैं तो अपनी बातचीत उनसे पहले शुरू खत्म करूंगा। उनका समय 12:40 पर है और सारे देश में आज वो श्रमिकों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम कहीं छूट ना जाए, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन इसी प्रकार से किया है। मंच पर विराजमान हमारे विधायक यहां के श्री नयनपाल रावत जी, हमारे विधायक श्री जगदीश नैयर जी, श्री दीपक मंगला जी, और पहले मैं संबोधन करना भूल गया कि हमारे जो मंत्री श्रम विभाग लेबर मिनिस्टर श्री अनूप धानक जी, उपस्थित आनंद मोहन शरण जी, डॉक्टर राज निर्भीक जी, हमारे यहां के अधिकारी प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन जी, हमारी डीसी मैडम, एसपी साहब, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए आज इस राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पधारे हमारे श्रमिक बंधुओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से, आप सब की ओर से ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है, भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधोला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। इस कौशल विश्वविद्यालय के हमारे प्रथम कुलपति श्री राज निर्भीक जी लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, इनको 6 साल हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक प्रकार से तरक्की के लिए, इसके निर्माण के लिए लगातार लगे हैं। और मैं एक बधाई राज निर्भीक जी वाइस चांसलर उनको भी देना चाहता हूं कि इन्होंने 6 साल यहां रहते रहते विश्वविद्यालय का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, अपने जीवन को भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं
और इन्होंने हरियाणा के विषयों पर इन 6 सालों में अपनी पीएचडी भी प्राप्त की है। उस पीएचडी प्राप्त करने पर मैं इनको राज नेहरू की जगह डॉक्टर राज नेहरू इस नाते से संबोधित करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई राज नेहरू जी। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है जब कोई संस्कृति सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया, और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई, और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं, कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा, और कोई चिनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है, वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं, और भगवान विश्वकर्मा, जिनको हम भगवान कहते हैं, वास्तव में जो भगवान शब्द जो बना है, ये प्राकृतिक चीजों को जोड़ करके बना है। जैसे प्राकृतिक चीजों में चीजें आती हैं, भूमि आती है, गगन आता है, वायु आती है, अग्नि होती है, नीर होता है, पानी। अब ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और इनका सबका पहला शब्द यदि हम जोड़ लेते हैं, भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ, नीर से न, सब मिलाकर क्या क्या बन जाता है? ये बन जाता है भगवान। बनता कि नहीं? तो ये प्रकृति की चीजों को हम समेट करके और जिस प्रकार का निर्माण हम करते हैं, वास्तव में भगवान के स्वरूप में भगवान विश्वकर्मा थे, लेकिन उस काम को बढ़ाने वाले आज हम उन्हीं के स्वरूप के रूप में काम करते हैं। और वो जो रचना हमारे यहाँ है, इस रचना को हम प्राकृतिक रचना से कम नहीं मानते हैं। इसलिए हम जो सबकी मदद करते हैं, हमारी भी अपेक्षा है सरकार से कि सरकार उसको पूरा करे। इस प्रकार के काम करने के लिए हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, और इन योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है, वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने। तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कहा था, बहुत से जीवन के अंदर चीजों का
व्याख्या होती है। उन्होंने श्रम की व्याख्या की थी कि वास्तव में श्रम ही जीवन है। अगर कोई आदमी श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण से न केवल हमारा अपना भला व्यक्तिगत होता है, हम परिवार तो पालते ही हैं, लेकिन परिवार पालने के साथ साथ हम प्रदेश और देश इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके नाते हमारा जो योगदान है। हम जानते हैं कि देश अपना आजाद हुआ था सन 1947 में। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, ये भारत देश दुनिया की एक ताकत बनकर के उभरेगा। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं दुनिया में, लेकिन 47 आते आते अर्थात अगला ये जो 25 साल का कार्यकाल जो पिछले साल 2022 में उन्होंने घोषणा की थी कि 25 साल का कार्यकाल ये हमारा अमृत काल रहेगा, और ये अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। इस अमृत काल के प्रारंभ होने में हम एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते 2047 के अंदर ये देश दुनिया की ताकतों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, तीसरे स्थान पर दुनिया की एक बड़ी ताकत ये बनने वाला है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक बात, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी औद्योगिक विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये पिछले 8-9 सालों में मैंने देखा होगा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं उस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाई 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक संगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु और एक असंगठित। हरियाणा में 25% श्रमिक तो संगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी यूनियंस भी होती हैं, जो अपनी आवाज इन यूनियंस के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा उद्योगपति है, उस तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 75% असंगठित जो हमारा श्रमिक है, जो कहीं छोटे बड़े काम करता है, उसकी कोई यूनियन भी नहीं होती है। हमारी चिंता ये भी है कि उनके हित में, उनके हक में ये हम लगातार काम करते रहें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। और अभी आज मैं उसमें कुछ और नई चीजें जोड़ रहा हूं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने एक प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के, और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय किया है। कितना? 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था, और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। योजना अच्छी लगी कि नहीं? लगी तो जरा मुझे ही बताया करो। कोई श्रमिकों की योजना है तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मुझे पता तो लगे। इसी प्रकार हमारे श्रमिक, जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपये की राशि उसमें बढ़ करके उनको मिले। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये एक कार्यक्रम देश में चला, हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। वार्षिक 10,000 रुपया मिलेगा। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है, तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी, अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। ऐसे ही सभी प्रकार के स्नातक डिग्री, इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक BA करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, CA, फार्मेसी, ANM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, B फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, MBBS, BDS, BAMS, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। श्रमिकों की कई बार क्रोनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं, जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ESI से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है, लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है, तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपये महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपये महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर, HSVP के जिम्मे हमने, HSIDC के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कई बार जो कभी कभी कहीं कहीं नौकरी करते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। फतेहाबाद जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, इनमें ESI की डिस्पेंसरी ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा राज्य की सभी ESI डिस्पेंसरियों में ECG की सुविधा ये भी लागू की जा रही है, ताकि लोगों को जो ECG का टेस्ट है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका जो ECG ये आसानी से हो जाए। भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान की योजना ये जो लागू की है, जिसका लाभ हमको ESI के माध्यम से भी मिलता है, अन्य जगह भी हेल्थ सर्विसेज में मिलता है। अभी तक जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी है, 1,80,000 रुपए साल का, उनको ये आयुष्मान की योजना फ्री मिलती है। इसके ऊपर 3 लाख रुपए तक अर्थात 25,000 रुपया महीना, 15 से 25,000 रुपया महीना जिनकी सैलरी है,
उनको भी एक बहुत नॉमिनल 125 रुपया मासिक, इसके बदले में 5 लाख रुपए का जो बीमा है ये उनका सबका किया जाएगा। ये भी एक जानकारी दी है। मित्रों, आर्थिक तौर पर ये सब घोषणाएं ये मैंने की हैं। एक और इसके साथ विषय कि आज जैसे प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा दिवस पर कुछ योजनाएं घोषित करने वाले हैं। उन घोषणाओं में एक योजना हमारे यहाँ विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जहां बैठे इन्होंने भी बनाई है। मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। बाद में वो जो घोषणाएं होंगी उसके साथ डबटेल करके जो उसमें ज्यादा लाभदायक होगी, कुछ चीजें यहां लाभदायक होंगी, कुछ उनमें लाभदायक होंगी, उसके बाद जो लाभदायक होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक योजना यहां बना रहे हैं वो है गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र 25,000 शिल्पकारों को, कारीगर और श्रमिकों को, जैसे प्लम्बर हैं, बढ़ई हैं, राजमिस्त्री आदि कौशल यानी क्षमता को पहचान कर उनको ट्रेंड करना, उनको प्रमाणित करना और ऐसे ट्रेंड गुरु के रूप में उनको पहचान दिलवाना। अर्थात जो सीख जाएंगे उसके बाद वो गुरु के नाते अर्थात ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। वो ट्रेनर जो है उनको सरकार जो है उनको एनरोल करेगी और बाद में ऐसे लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को और हम जो है उनको ट्रेंड कर सके। तो इस योजना में 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण ट्रेड गुरुओं के साथ प्रशिक्षक के रूप में जोड़ा जाएगा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। स्वरोजगार शुरू करने व उद्यमी बनने में ये सब सक्षम हमको बनाएगा। ये योजना कौशल विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 5 साल के लिए होगी। इसका कुल बजट सरकार ने 208 करोड़ रुपए ये मंजूर किया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर इतनी सारी योजनाएं लाभ की आपके सामने मैंने रखी हैं। अब आप चूंकि एक कुशल कारीगर के नाते, कुशल श्रमिक के नाते अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और परिवार में जो अपने और सदस्य हैं उनके लाभ के लिए, भलाई के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप उठाएंगे। अब चूंकि जैसे मैंने कहा था कि अब बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब उनके द्वारा बताई गई आज विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर जो भी बातें हैं उनको हम सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।